तो हम लोग सभी को नमस्कार। हम लोग सेवेंथ कारिका पे है ना? एक्चुअली हमने 8th तक कर लिया था सर। या एट्थ पर है? किसको याद है? आप बोलिए। हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ यस जी। सर। हाँ जी। ओके, तो मेरा ये सवाल था कि हम लोग सेवेंथ कारिका पे हैं कि एट्थ पे हैं? एट। एट्थ पर है, ओके। तो एट्थ वाली जो कारिका है वो सेवन से जुड़ी हुई है। और शॉर्ट में हम लोग सेवेंथ को रिवाइज कर ले रहे हैं। सेवेंथ में ये है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, कोई भी मैटर बोल लीजिए या सूक्ष्म मैटर बोल लीजिए या अति सूक्ष्म बोल लीजिए, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चले? तो जैसे यहां पर प्राइमरीली ये सवाल उठ रहा है मूल प्रकृति के विषय में। साइंस कहती है कि जो मूल प्रकृति है वो फील्ड्स है, वो हमको दिखाई नहीं देती। जैसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से मूल प्रकृति भी फील्ड है। और जब इसके पास चेतना आती है तब वहां पे कुछ मैटर बन जाता है, तब वहां पर कुछ पॉइंट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। ये हमने कल देखा। अभी यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि मूल प्रकृति है, इसका प्रूफ क्या है? ये हम सांख्य के अनुसार इसका प्रूफ देख रहे हैं। सांख्य ये कहता है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको हम देख पाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट करती हो लेकिन कुछ कारणों से हमको नहीं दिख रही हो। तो वो कारण जो है, जिन कारणों से वो नहीं दिख रही है, होते हुए भी उसको यहां पर वो डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूरी पर है। तो जो वस्तु बहुत दूरी पर होगी वो इतनी छोटी हो जाएगी कि हमारे आंखों को नजर नहीं आएगी। तो वो है लेकिन बहुत दूर है, इसलिए हमारे आंखों के देखने की क्षमता के परे है, इसलिए हमको नहीं दिख रही। ये पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि वो वस्तु हमारे आंखों के बहुत करीब हो। मान लीजिए जैसे लेडीज अपने आंखों में काजल लगाती हैं, सुरमा लगाती हैं, वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो देखने के लिए उनको आईने के सामने खड़े होके अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन में दिखता है। और उनको लगाने के लिए भी आईने के सामने खड़े होके लगाना पड़ता है। तो वो है, दिख नहीं रहा। क्योंकि बहुत करीब है। तीसरा, अगर हमारी इंद्रियां खराब है, किसी की आंखें खराब है, कोई ब्लाइंड है, अंधा है, उसके सामने भी वस्तु है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर उसको प्रोसेस करने की, देखने की उसके इंद्री में वो क्षमता नहीं, वो नहीं, इसलिए उसको नहीं दिख रही है। और वो सोच सकता है कि वो वस्तु वहां पर नहीं है। चौथा है कि वो एब्सेंट माइंडेड है। खड़ा है, वस्तु भी सामने है, लेकिन ध्यान कहीं और है। क्योंकि ध्यान कहीं और है, ध्यान भटका हुआ है, ध्यान या माइंड एब्सेंट है उस जगह से, उस वस्तु से, इसलिए भी उसको वो वस्तु नहीं दिख रही। और एक हो सकता है कि वो वस्तु है, बिल्कुल करीब है, लेकिन अति सूक्ष्म है, इसलिए नहीं दिख रही है। जैसे मान लीजिए हवा। हवा हमारे शरीर के करीब है,
हवा हम रेगुलरली अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, लेकिन हवा हमको साधारण कंडीशंस में दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। वो एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है, वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस के लेवल पे एग्जिस्ट करती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए हमको नहीं दिखती है। वो सूक्ष्म है, इसलिए हमको नहीं दिखती है। और एक और कारण हो सकता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब जिस वस्तु को हम देख रहे हैं या देखना चाहते हैं या उसके प्रेजेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके और हमारे बीच में कोई और वस्तु आ गई। मान लीजिए कि मेरे खिड़की के सामने एक ऊंची बिल्डिंग है और उस ऊंची बिल्डिंग के पीछे एक सुंदर सा बंगला है, लेकिन वो बंगला है पर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे लाइन ऑफ साइट में, मेरे आंखों के सामने जिस लाइन से, जिस आंख की सीधाई से मैं देख रहा हूं उस ऑब्जेक्ट को, उसके बीच में वो बिल्डिंग है। तो मुझे पता ही नहीं कि वहां पे सुंदर बंगलो है। तो ये है इंटरवेंशन। एक होता है सप्रेशन। एक वस्तु दूसरे वस्तु को दबा देती है, जिस कारण से हमको दिखाई नहीं देता। अब मान लीजिए कि मैं बाजार से चावल लेके आया और चावल में थोड़े से कंकड़ है, लेकिन मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो कंकड़ जो है वो चावल के बोलिए कि दानों के बीच में कैमोफ्लाज्ड है, छुपे हुए हैं, सीधे नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक कि हम उसको ध्यान से छाटेंगे नहीं, तब तक वो दिखेंगे नहीं, लेकिन वो है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा कि वो है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई वस्तु दुनिया में है, लेकिन हमारे इंद्रियों को नहीं दिख रही है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर एक कारण और भी हो सकता है कि दो चीजों के मिश्रण के कारण एक चीज नहीं दिखे। जैसे मान लीजिए हमने पानी में चीनी घोल दिया, तो चीनी तो गई उसके अंदर, लेकिन चीनी हमको नहीं दिख रही है, सिर्फ पानी दिख रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ पानी है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर चीनी भी है। ये हमको मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने ही वो चीनी उसके अंदर डाली है और उसको घोली है। तो ये ऐसे 7-8 कारण बताते हैं जिन कारणों से किसी वस्तु का अस्तित्व होने के बावजूद भी हमको पता नहीं चलता। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं यहां पर, ये अब समझाएंगे कि मूल प्रकृति हमको क्यों नहीं दिखती है। मूल प्रकृति के नहीं दिखने का कारण क्या है? क्योंकि मूल प्रकृति नहीं दिखती है, उसका ये मतलब नहीं है कि मूल प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति है। तो ये 8वें कारिका में उसका कारण के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं और कह रहे हैं यहां पर कि मूल प्रकृति को न देख पाने का कारण, मूल प्रकृति को परसीव नहीं करने का कारण उसकी सूक्ष्मता है। और इसलिए नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। उसको उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमको उसके रिजल्ट्स को देखना पड़ता है, उसके इफेक्ट को देखना पड़ता है। और जब उसका इफेक्ट आता है, तब हमको मालूम पड़ता है कि वो है। अभी जैसे सूरज, सूरज की रोशनी धरती पे आ रही है, ये हमको कैसे मालूम पड़ता है? सूरज से रोशनी जो धरती पे रास्ते में आ रही है, 8 मिनट ट्रैवल के आ रही है, वो हमको आकाश में दिखाई नहीं देता है। जब वो रोशनी धरती पे किसी वस्तु पे गिरती है, किसी बिल्डिंग पे गिरती है, किसी पहाड़ पे गिरती है, किसी सड़क पे गिरती है, किसी आदमी पे गिरती है, तब उसके रंग से हमको पता चलता है कि हाँ, ये सूरज से लाइट धरती तक पहुंची है। तो लाइट का जो प्रेजेंस है वो हमको उसके इफेक्ट से मिलता है। वो जहां गिरती है वहां पे वो क्या करती है? क्या वो काली हो जाती है? क्या वो सादी हो जाती है? क्या वो पीली हो जाती है?
क्या वो हरी हो जाती है, क्या वो लाल हो जाती है, क्या वो नीली हो जाती है, इन रंगों में अगर पाया जाता है तो मालूम पड़ता है कि हाँ, रोशनी आई है, लाइट आई है, लाइट की ऊर्जा यहां तक पहुंची है। लेकिन रास्ते में नहीं पता चलता। तो उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि मूल प्रकृति का प्रेजेंस, एक तो क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, इसलिए हमको डायरेक्टली पता नहीं चलता। तो उसके बारे में कैसे पता चलता है? उसके असर से, उसके इफेक्ट से, उसके रिजल्ट से। तो बोलते हैं कि उसके रिजल्ट क्या हैं, मूल प्रकृति के रिजल्ट क्या हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं। तो सबसे पहला जो मूल प्रकृति का रिजल्ट है वो है महत। महत का मतलब है महान तत्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेट प्रिंसिपल। और उसके बाद बाकी के जो बन रहे हैं, और जो बन रहे हैं रिजल्ट, उसमें कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के समान होते हैं, और कुछ रिजल्ट ऐसे भी पैदा होते हैं जो एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो मूल प्रकृति है उसके समान भी नहीं हो। जन्म मूल प्रकृति से हो रहा है, उसके कई रिजल्ट बन रहे हैं, उसके कई आउटपुट निकल रहे हैं, उसके कई प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो जो बन रहे हैं वो समान हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, और मूल प्रकृति से भी अलग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो मूल प्रकृति के समान ही दिखेंगे, वो अलग भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये बात कही गई है। अब इसको समझना जरूरी है। और अभी आप में से जो जो इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या आपके मन में कोई कमेंट जाग रहा है, या कोई तर्क से आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप वेलकम हैं। आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली डिस्कस करिए। जितने आप प्रश्न पूछेंगे उतने ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। और जितने ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, उतना ही आपके जीवन में सूक्ष्म रूप से बड़ा बदलाव आ जाए। और आपको एहसास होगा कि आपका जीवन एक दूसरे स्तर पे, दूसरे लेवल पे चला गया है, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो सांख्य में बदलाव लाने का, अपने अंदर में आनंद पैदा करने का, ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है कि आप जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, उस पे प्रश्न करिए, उस पे डिस्कशन करिए, उस पे अपना तर्क रखिए। तब आपको ये सब बातें बहुत क्लैरिटी से, बहुत ही सूक्ष्मता से समझ में आएगा। और ऐसा भी होगा कि ये ग्रुप क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ा है, तो एक दूसरे के प्रश्नों से भी आपके कई इंटरनल डाउट क्लियर होने लगेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आज डाउट में नहीं है, वो आपको जब समझ में आएंगी तब आपके मन में डाउट पैदा हो सकता है, और उसको फिर हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो अभी जो जो पूछना चाहते हैं आप प्लीज आराम से बिल्कुल पूछिए। सर मैं कल जो डिस्कशन हुआ तो उसके बारे में एक क्वेश्चन जाग रहा है कि आपने इसके ऊपर टच किया था कि 7 लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा कैन यू शेड सम लाइट ऑन दिस? हाँ, I can share light, but then we will be deviating from this. But anyway, I will tell you. ओके, Uh, इन शॉर्ट। आपको are you comfortable in English or in Hindi? इंग्लिश इज बेटर, बट इफ फॉर मेजॉरिटी हिंदी इज आल्सो ओके। Okay. So let me give this answer in English. देखिए, ओके। हमारे अंदर, if you look at the tattvas are actually principles of existence. Tattvas can be looked at as
reality viewing points, reality points, no? Levels of reality, levels of existence, or you can even say laws of existence. Primarily, existence कैसे operate कर रही है? They are the principles. 25 tattvas. Now, in this 25 tattvas, the first two tattvas are sort of, you can say, spiritual tattvas, the Purusha and the Mool Prakriti. Why are they spiritual? Because they are infinite in nature and permanent. And the other 23 tattvas are temporary tattvas. They exist in time. They change with time. They get modified. And it is something like they get created, they get maintained, and they get destroyed. जिसको अपने ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं. तो वो पैदा होते हैं, वो मेंटेन होते हैं, और वो मरते हैं. तो इसका मतलब बर्थ एंड डेथ is part of these 23 tattvas. These tattvas will get born, these tattvas will evolve, and these tattvas will die. Now, out of these 23 tattvas, 3 tattvas are connected to the, you can say, mental faculty or mental dimension. Or you can say they are the controlling elements. They are the controlling principles of the other 20. So what are these 3? First is Mahat, which we just heard. Mahat means the great principle. Mahat can also be understood as the universal mind. Why the universal mind? Why Mahat? Because it is the first product. When Purush and Mool Prakriti come together, the first product, the first evolution, the first child, the first creation is Mahat. And Mahat is primarily Sattvic. And it has got a very big volume. Mool Prakriti is infinite. But when Mool Prakriti comes together with Purusha, the process of production starts. The first product is very big because Mool Prakriti is infinite. So the first baby is very big in size. And Mool Prakriti cannot be seen, is invisible, is superfine. So the first product is also, you can say, sort of invisible, is fine. It is kind of formless, and it is a pleasant state because the universe has born. It is the birthday point, the birth point of the universe, and it has a lot of knowledge. What knowledge? It gets the knowledge of what to create from the Mool Prakriti. So the blueprint of the universe is in Mahat. That is why Mahat is called the Mahan Tattva, the great principle, the universal mind. Okay, is it clear to all of you? Okay. So, आप में से जिनका माइक ऑन है उसको काइंडली ऑफ कर दीजिए. Okay. मानसी जी, आप भी अपना माइक एक बार ऑफ कर लीजिए. ओके. तो अब ये जो बड़ा जो ब्रह्मांड का प्लान बना है, उसका ब्लूप्रिंट बना है, उसका एग्जीक्यूशन चालू होता है. तो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो यूनिवर्स बनाता है, यूनिवर्स का माइंड बनाता है, और वो अपने लिए वो क्रिएटर्स बनाता है जो यूनिवर्स के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे.
तो यूनिवर्स के प्लान को कौन एग्जीक्यूट करता है? यूनिवर्स के प्लान को इंडिविजुअल्स एग्जीक्यूट करते हैं। आप और हम करते हैं, हमारे जैसे लोग करते हैं, पेड़ करते हैं, मछलियां करती हैं, सांप करते हैं, कुत्ते करते हैं, बिल्लियां करती हैं, जितने भी जीव है वो करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो किसी भी लेवल का जीव हो। तो ब्रह्मांड खुद एक्शन नहीं लेता है, क्रिएट नहीं करता है। वो यूनिवर्स पहले प्लान बनाता है और वो प्लान डाउन द लाइन पास करता है। किसको पास करता है? डूअर को पास करता है, कर्ता को पास करता है। अब ये डूअर कौन है, ये कर्ता कौन है? ये अहंकार है। अहंकार में जो कार है वो कर्ता भाव है, और जो अहम है वो एनर्जीज है, अ से लेके ह तक। मतलब संस्कृत के अल्फाबेट में अ, जितने भी अक्षर आते हैं वो सब किसी न किसी अलग ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बोलते हैं अहंकारा, उसका मतलब ये है कि ये जो करता है, ये जो डूअर है, ये जो अहंकारा है, इसको सारे ऊर्जाओं का नॉलेज है, अ से लेके ह तक। और उन ऊर्जाओं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके कर्ता बन के ये दुनिया बनाता है, हमारी दुनिया बनाता है। कैसे बनाता है? अहंकार जब अगले तत्वों को बनाता है तो उनको ब्रॉडली दो टाइप के बनाता है। एक है सेंसिंग का मैकेनिज्म, और एक है मटेरियल का मैकेनिज्म, ऑब्जेक्ट का मैकेनिज्म, मैटर पैदा करने का मैकेनिज्म। तो एक ये मैटर बनाता है, और पता कैसे चले कि मैटर बना कि नहीं बना, कैसा बना, उसके लिए सेंसिंग मैकेनिज्म बनाता है। तो ये जो सेंसिंग मैकेनिज्म है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो ये मैटर बनाता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि बाहर दुनिया बनी बनाई नहीं है। बाहर दुनिया में सूरज है, चांद है, ऐसा नहीं है। सूरज और चांद आपके अंदर बनता है। आपके अंदर जो आपको आपका महत्व कम्युनिकेट करता है, जो संस्कार डालता है, उसके अनुसार आपका अहंकार आपके अंदर पहले सूक्ष्म मटेरियल बनाता है, फिर स्थूल मटेरियल बनाता है। तो आप जो बाहर अनुभव करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, वो सब अंदर से बन रहा है, बाहर कुछ नहीं। और ये भी जो बन रहा है ये आपको कैसे मालूम पड़ता है? जो आपकी इंद्रियां हैं, अगर आपकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी आपको इन वस्तुओं का एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी आंखें बंद हैं आपको नहीं मालूम सामने क्या है। अगर आपके कान बंद हैं आपको नहीं मालूम सामने कौन किसका क्या डंका बज रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अहंकार, क्योंकि इसको सारे एनर्जीज का जानकारी है, ये एक साइड से मैटर बनाता है, वो दुनिया बनाता है जो उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और उस दुनिया को वो चेक करता है सेंसिंग के थ्रू, और वो रिपोर्ट करता है महत को, या बोल लीजिए बुद्धि को। तो बुद्धि सुपरवाइजर है फुल ऑर्केस्ट्रा की। वो बुद्धि में जो संस्कार आए हैं यूनिवर्सल माइंड से, वो पास ऑन करती है अहंकार को। अहंकार उसके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, उसके कोड के बेसिस पे, संस्कारों के प्रोग्रामिंग के बेसिस पे आगे तन्मात्रा बनाता है। तन्मात्रा के प्रोग्रामिंग के बेसिस पे बाहर फिजिकल वर्ल्ड बनता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, फायर, स्पेस। बाहर स्पेस भी नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है, आकाश नहीं है, आप बना रहे, बाहर कुछ नहीं। और उसकी पहचान आप ज्ञान इंद्रियों से कर रहे हैं। और अगर बनाते वक्त कुछ कमी रह गई तो थोड़ी बहुत कमी आप कर्म इंद्रियों के द्वारा ठीक कर सकते। बहुत ज्यादा आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत 19 20 18 20 आप ठीक कर सकते।
और जब ये फीडबैक जाता है मानस के थ्रू अहंकार में, बुद्धि में, तो बुद्धि कंपेयर करती है कि मैंने क्या इंस्ट्रक्ट किया था और फीडबैक में क्या बन कर आया है। अगर सेम है तो बुद्धि में आनंद का एहसास होता है, और अगर सेम नहीं है तो बुद्धि में आनंद नहीं आता है। हो सकता है बुद्धि को दुख कम्युनिकेट हो सकता है बुद्धि को आलस्य कम्युनिकेट हो, इनएक्शन कम्युनिकेट हो। तो हमारी प्रोडक्शन परफेक्शन में जाने के लिए उसकी परख है आनंद। अगर हम हर समय हर पल अपने अंदर आनंद पैदा कर सकते हैं, इसका मतलब हमारी पूरी मशीनरी ठीक चल रही है। हमारा जो पुरुष और मूल प्रकृति से जो यूनिवर्स का डिजाइन बना, ब्लूप्रिंट बना, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, उसके अनुसार रिजल्ट आ रहा है। बुद्धि हमसे खुश है, बुद्धि की खुशी पुरुष देखता है, पुरुष को भी वो आनंद दिखता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लेकिन क्या है कि हमको कोई सिखाता नहीं है ये प्रोसेस, तो हम जनरली आनंद क्रिएट नहीं करते हैं। और बाय चांस हम आनंद क्रिएट भी कर लेते हैं तो टेम्पररी क्रिएट करते हैं, और कुछ टेम्पररी मीन्स का प्रयोग करके क्रिएट करते हैं। तो सांख्य वो विद्या है जो आपको सिखाती है कि परमानेंट इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। और जब आपकी परमानेंसी में आनंद क्रिएट होने लगेगा, तभी ही आपको मोक्ष मिलेगा। आपको यहां आके कॉन्स्टेंटली आनंद कैसे जनरेट करना है, ये गेम सीखना है। अगर आप इस जन्म में नहीं सीखे, आपको ये गेम अगले जन्म में फिर खेलना पड़ेगा। उस समय क्या होगा कि बुद्धि में जो स्टार्टिंग के संस्कार होंगे वो अलग होंगे, और वो जो स्टार्टिंग के संस्कार हैं वो आपके इस जीवन के एंडिंग के संस्कार के समान होंगे, मैचिंग होंगे, कैरी फॉरवर्ड होगा अकाउंट। तो ये एसेंशियली आपके आप समझ लीजिए कि बुद्धि और अहंकार के बारे में मैंने आपको बोला। अब मानस क्या करता है? मानस भी एक सेंसिंग ऑर्गन है। मानस 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सेंसिंग के लिए, और पंच महाभूत सेंस होने के लिए। वो प्रोडक्शन है जिसको सेंस किया जाता है। अब ये 5 + 11 ये 16 है। ये 16 के बाद प्रकृति नहीं जाती। प्रकृति का काम है बनाना, पंचमहाभूत बन गए। प्रकृति का काम है इंद्रियां बनाना, बन गए। अब तन्मात्राएं वस्तु बनाएंगी और इंद्रियां वस्तु को परखेंगी, और प्रोडक्शन और उसका इंस्पेक्शन दोनों कंप्लीट हो गया। तो ये जो 16 हैं, ये डेड एंड्स हैं प्रकृति के। प्रकृति के उसके आगे नहीं जाती। लेकिन जब प्रकृति बुद्धि पे चालू होती है तो आगे जाती है, अहंकार बनाती है। जब अहंकार तक पहुंचती है तो और भी आगे जाती है। अहंकार मानस बनाता है, अहंकार 5 ज्ञान इंद्री बनाता है, अहंकार 5 कर्म इंद्री बनाता है, अहंकार 5 तन्मात्रा बनाता है। और ये 5 तन्मात्रा भी अंत नहीं है, वो भी आगे जाते हैं, वो 5 महाभूत बनाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो 23 हैं प्रकृति के मैनिफेस्टेड क्रिएशन के जो तत्व हैं, उसमें 16 तत्व जो ऐसे हैं जो रुक जाते हैं, और 7 तत्व ऐसे हैं जो एक स्टेप आगे भी जाते हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। ये 7। और जो 16 है वो सिर्फ बनते हैं, वो बनाते कुछ नहीं। वहां प्रकृति थम जाती है, रुक जाती है, फुल स्टॉप लग जाता है। और हमको मानव जीवन में जब ये डेड एंड्स मिलते हैं, वहां से हमको वापस आना पड़ता। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक आप इसी भूल में रहें। तो जब आप वापस आप मानस में पहले आते हैं, उसके बाद बुद्धि में आते हैं, उसके बाद मूल प्रकृति या पुरुष में जाते हैं। कुछ लोग मूल प्रकृति में फंस जाते हैं, पुरुष तक नहीं पहुंचते।
कुछ लोग पुरुष तक पहुंच जाते हैं। तो ये रिटर्न जर्नी हम सबको करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको जीवन में बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा, मृत्यु का भोग करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, जब तक कि हम रास्ता वापसी का नहीं ढूंढ लेते। तो सांख्य ये जाने का रास्ता और वापसी का रास्ता दोनों का मार्गदर्शक है। वो दोनों बताता है, समझाता है। अब जो उनका सवाल था कि कंसंट्रेशन के लेवल्स के बारे में, योग में जो तरीका है वो हम कंसंट्रेशन के द्वारा वापस आते हैं। हम सबसे पहले बाहर के वस्तु को देखते हैं। मान लीजिए किसी ने दिए पे त्राटक किया, किसी ने बिंदु पे ध्यान लगाया, किसी ने शिवलिंग के फोटो पे ध्यान लगाया, किसी ने ओम पे लगाया, किसी ने ओम के ध्वनि पे लगाया, किसी ने नाम का जाप किया, किसी ने मंत्र का जाप किया, कोई मंदिर में बैठ के मान लीजिए कि पूजा कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है। तो ये जितने भी साधन हैं जिसमें कि इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, बाहर की दुनिया के चीजों का प्रयोग हो रहा है, वो मानस के द्वारा मानस पे पहले आता है। और मानस भी सेंसिंग ऑर्गन है। तो मानस में दो लेवल पे सेंसिंग होती है। एक हम सेंसिंग करते हैं जिससे कि हम वस्तु को आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या है। मान लीजिए मैंने देखा कि सामने एक गाड़ी आई, तो मुझे पता चलता है ये एक गाड़ी है, ये नीले रंग की गाड़ी है, इसके चार दरवाजे हैं, इसके काले रंग के चक्के हैं, अरे ये गाड़ी तो मेरे पड़ोसी की है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो तर्क के माध्यम से होता है, रीजनिंग के माध्यम से होता है, जो कि मानस करता है। लेकिन फर्स्ट फेज में मानस जब ये करता है तब वो शब्दों को आइडेंटिफाई करता है। अरे ये गाड़ी है, नीले रंग की है, इसके चार पहिए हैं, ये मेरे पड़ोसी की है। तो यहां शब्दों का अंदर से रिकॉल होता है, और शब्दों के साथ शब्दों का मीनिंग भी रिकॉल होता है, और उस मीनिंग के साथ उन मीनिंग्स का डिस्क्रिप्शन भी रिकॉल होता है, जैसे कोई अंदर कमेंट्री बोलने बैठ जाता है। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, जिसको सवितर्क समाधि बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं लेकिन शब्दों के साथ, मीनिंग के साथ, शब्दों के आइडिया के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। सेकेंड लेवल पे, हाई लेवल पे क्या होता है, आपने देखा वस्तु को लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। आपके आंखों से दिख रहा है आपको क्या है, लेकिन आप उसकी पहचान नहीं कर रहे। आप उसको गाड़ी, नीले रंग की, चार काले टायर, मेरा पड़ोसी की है, ये सब शब्दों को पैदा नहीं कर रहे, ना इनके मीनिंग को आने दे रहे, ना इनके डिस्क्रिप्शन को कमेंट्री के तौर पे आने दे रहे। आप सिर्फ एक इमेज देख रहे हैं बस। उस इमेज का आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे, उस इमेज के ऊपर आप तर्क नहीं लगा रहे हैं, आपकी आंखें सिर्फ देख रही है। आंख देख के उस पिक्चर को अंदर माइंड को देके माइंड उस पर प्रोसेसिंग करे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आंख देख रही है बस। तो इसको बोलते हैं निर्वितर्क समाधि। इसमें कोई तर्क का प्रयोग नहीं होता है, इसमें कोई रीजनिंग का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें भी देखा जा रहा है, इसमें भी कॉग्निशन है। पहले वाले में भी कॉग्निशन है, ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, बट पहले वाले में कमेंट्री है, दूसरे वाले में नहीं है। आप यहां तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है, मान लीजिए इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, और कमेंट्री आ रही है, वो सवितर्क समझ लीजिए। और आपने ऑडियो बंद कर दिया, शब्द नहीं आ रहे हैं टीवी से बाहर, तो वो निर्वितर्क टाइप की समाधि है। आपको दिख रहा है लेकिन कोई उसका वर्णन नहीं है कहीं पर। तो ये दो प्रकार के समाधियां, कॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन होती है मानस में। सिमिलरली दो होती है अहंकार में।
अहंकार में पहले को बोलते हैं सविचार, दूसरे को बोलते हैं निर्विचार। सविचार में क्या होता है कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो सोच आ रही है, मान लीजिए आपने अंदर वो गाड़ी देखी, पड़ोसी की गाड़ी देखी, आपके माइंड में रिकॉल होके आया इमेज, अब वो कमेंट्री चालू हो गई, अरे इसकी गाड़ी तो नीले रंग की है, अरे इसके गाड़ी में तो 4 चक्के हैं, अरे कल तो इसने ठोक दिया था, इसको तो चलाना नहीं आता है, हाँ, फालतू की गाड़ी लेके बैठा है। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में नहीं। आप गाड़ी आपके सामने नहीं है, पहले केस में मानस में गाड़ी आपके सामने थी, अभी गाड़ी आपके चित्त के अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में गाड़ी है, उसकी इमेज आप देख रहे हैं और उसके साथ सोच रहे हैं, वो है सविचार। और when you go further down and when you are able to cut down these thoughts and just see the internal image, so that is called nirvichar. So there are 4 such samadhis in the initial 2 stages of the mind. You have savitark, nirvitark in manas, savichar and nirvichar in ahankar or subconscious mind. Now, when you go further down, when you are able to travel further down in your mind with your power of concentration, you come to the universal mind. In the universal mind, because this is the sattvic mind, you feel a state of extreme knowledge, extreme bliss, lightness. So this samadhi is called Sa Ananda Samadhi. One experiences Anand in this. So this is the Ananda Samadhi, and you will feel very happy, very light, very blissful. This is the sign that you have reached your internal heavenly state. आप अंदर के स्वर्ग में आ गए, जहां पर आप बोल सकते हैं देवलोक। और उसके भी और गहरा अंदर जाएंगे, then you will reach the मूल प्रकृति stage. In this Mool Prakriti stage, you will experience your own self. This is called Asmita Samadhi. Asmi means I amness. Asmita means that state of I amness. You experience it there. So it is like you are looking at yourself inside yourself. So that is in the Mool Prakriti, and it is called Asmita Samadhi. This is a very high state of Samadhi. Not many people achieve it, but yes, it is possible for short durations for many of us. And the last stage is called, you can call it Nirbij Samadhi, Nirvikalp Samadhi, even Asampragyata Samadhi. So what happens here is there is no memory. There is no mind. You are in the Purusha state. There is no Prakriti. So whatever you are experiencing there will remain there, because it is not getting registered in your mind. You are not able to carry a memory of it. So when you come back into Prakriti, into the world, you will come back without any memories. Because there are no memories getting formed, there are no sanskaras happening there. This is called Nirbij. Bij means a sanskara is formed. Sanskara will give rise to some action, some plant, some fruits, some karma. But here, nothing of that sort will happen. Because Purusha has no change, so sanskara cannot be formed. Purusha has no guna, Purusha has no prakriti, so there is nothing there except consciousness, except the ability to see, observe, witness. You can do that. But what you are witnessing, how much you have witnessed, will not remain there. So this is Nirbhit Samadhi in very simple terms. So these 4 plus 3 together are called the 7 states of concentration. Now, because these 7 are samadhis, samadhi means the highest level of concentration in that area.
So when you reach that highest level of concentration, you are actually observing the blueprint of the creation there. So your knowledge, which is coming out of that object there, is at the highest level possible for that stage. So that knowledge is called pragya. It can also be called intuition. It can also be called insight. So these pragyas, these intuitions, these insights give you extraordinary knowledge which other people do not have because they do not possess that kind of concentration level. They cannot access that depth of knowledge. So it gives you power over them. This power is called siddhi. So a yogi is intentionally practicing concentration so that he can enter the various levels of mind and acquire siddhis. Now, if a yogi by regular practice is able to reach the Purusha state, there might be a condition that there is no need for him to come back. He might stay there permanently. So that would be the state of moksha, liberation, freedom, nirvana, whatever you want to call it. Okay. So again, if there are any questions, you can please go ahead and ask. Yes, can I just ask something? So once a person reaches this the Purusha state, would the yogi have a reason to continue living in a physical body, or would he live in a Okay. physical body? No, it's a good question. Let me answer that. You see, what happens is you might reach Purusha, but you might still be having some sanskaras. Say, like sanskara of your death. That also is in you. Sanskara of the body. That also is in you. So you have reached, but even now there are some sanskaras left. So now such a yogi has two options. Since he has acquired tremendous knowledge, he has two options. One option is to burn his sanskaras with knowledge. So, with the power of his knowledge, which he has acquired, he can decimate those sanskaras. He can brush them off. He can clean them. He can wipe them. And the second option is not to wipe them, but to live. Now, he is an enlightened soul. So, if he wants to serve humanity, he can do that. And if he wants to engage in selfless karma, he can do that. So, supposing I reach the state of Purusha and I have 20 years more to go. So now it is up to me ki whether I burn all those sanskaras and exit right now, or I stay here for 20 years and serve. So if I am serving, I have to ensure it is selfless. Otherwise, I will again form karma. I'll form more sanskara and get deeply trapped again. So whatever cleaning I have done will go waste. So, I mean, that on the yogi. Now, something interesting happens here. When the yogi is about to reach the state of Purusha or has reached Purusha, he has to go through the higher states of the Buddhi because Buddhi terminates and Purusha begins. Now, in the higher states of the Buddhi, you are actually in heaven. You have the Devis, Devtas, Apsaras, and all those mystic powers there. So they might want to play with you. They might want to trap you. So they might come to you and say, okay, why don't you accompany us? We will show you tremendous pleasure and all that. Some yogis get trapped. So they actually go, they enjoy. But what happens is when they are enjoying, their accumulated karma, which was good karma, starts depleting and they reach a lower level. And when they reach a lower level, then they are no longer eligible to be in that swarg or in that heaven. They come back and they have to restart. So they have done the bhoga of the, say, the heaven or the swarg. They have enjoyed tremendously pleasures which are not available on earth for a normal human being. But then they come back and they restart. So it actually depends on what the sanskaras of the yogi are. Okay.
Were you able to get this? Yes, an additional question regarding this. How will karma play here? Because suppose the person has reached that state of Purusha, I suppose then he has burned the karma. And then if he lives Okay. on, that means, like you said, he can live for 20 years in a selfless way, so he doesn't accumulate more karma. Or he can fall down and start again. So does the karma then start to accumulate once again? Can you shed some light on Yeah. this? Yeah, I will shed light for you. You see, karma cannot disappear just like that. It has to go one by one. You have to work to remove your karma, or you have to work to clean your sanskaras, right? And it is just not this. You have to work to remove your klesha also. Klesha are the primary difficult to remove sanskaras. They come at birth. So there are 5 kleshas. You have avidya, which means ignorance. You think you are the body, you think you are the name, you think you are the ego, things like that. The second is ego. Some of us identify ourselves with our ego and we create our ego. I am this, I am this, I am this, right? So that also traps you. Third, based on ego, you develop likes and dislikes. So that is called rag dvesha. So likes and dislikes can also trap you. They're not difficult, they're not easy to go. And you see, if somebody is used to smoking a cigarette, it is not easy for him to give it up because it has reached that state of raga dvesha. Okay. And the fifth is fear of death. Everybody has fear of death. Even the wisest people have fear of death. So these 5, they are the sort of last to go. Uh, they are not the first to go. And they are the primary cause of pain and suffering. They give rise to it. So as you acquire more and more knowledge, your avidya goes. Avidya creates ego. So when you have the right vidya, there is no ego. And when there is no ego, then there can be no likes or dislikes. And when there are no likes or dislikes, there can be no fear or no fear. So all these 5 go away with vidya. So the path of yogic concentration constantly gives you vidya, constantly gives you knowledge. And if you continue on that path, it will make you omniscient. And on that path, you worship Ishvara. You are dedicated, committed, devoted to Ishvara. Ishvara is supposed to be that tattva. Ishvara is the 26th tattva, apart from the 25 in Sankhya. So this 26th tattva is supposed to have no sanskara, no karma, no karmaphala, no klesha, zeroness. So when a yogi aspires for that zeroness, he reaches the state of the Purusha. And Ishvara is one step above Purusha. Ishvara is called the Vishesh Purusha. And Ishvara has the highest knowledge possible in the existence. So any yogi, however high might be his tapasya, his penances, his abhyas, his vairagya, his knowledge cannot supersede the knowledge which the Ishvara has. Ishvara is perfect knowledge. And a yogi can be close to him, but not beyond him. So now, when you are moving it step by step, one by one, so karmas have to go. And you might reach Purusha with some karmas, as I told you. Death might be there, body might be there, hunger, thirst, all that might be there. Need to have a house, need to wear clothes, they might be there. But you are free otherwise. You are not affected by any of the minds. You are not affected by the gunas. You are not affected by time. You are free. Absolutely, your mind is free. So there, that is the critical point actually. Key actions further from there will again depend on your sanskaras. If your sanskaras are right, then you might exit straight away. But if your sanskaras have been designed, have been naturally given to you in such a way by Mool, Prakriti, and Purusha together,
as their baby, that you might go to Purusha, you might go to Swarga, you might come down, you might again start. So then it will happen that way. Everything is destined. We don't have control over it. Even this, what I'm telling you, is destined. I had no idea that I'm going to talk about those 7 levels of concentration, but I spoke. I had no idea that you will be asking 4 or 5 questions, but you asked, and Yeah. I'm replying to you, right? Yeah. So this whole game is predestined. And if you think it is not destined, you are creating it. That also is correct. Then you're operating from the ego. I am doing it. But if you think I am not doing it, there is a higher power, Purusha or the Mool Prakriti, which is running the show, then they are running the show. So wherever you want to give credit, that will become active. If you say I am an intellectual and Buddhi runs the show for me, then yes, Buddhi will run the show for you. Okay? Thank you. सर You're welcome. अभी मेरा सर हाँ क्या हो? हाँ अभी मैं बात करूंगी सर मेरा क्वेश्चन है ये जो आपने बोला वो तो हिंदी में बोलता तो अच्छा होता ठीक है नहीं बस इंग्लिश में भी आता है समझ में आता है मैं बोलता हूँ जब एक पर्सन वो पुरुष में चला जाता है दैट मीन्स जोगी हो जाता है तो वो तो धरती में रहती है उसका अंदर नॉलेज बहुत है ये तो जोगी तो रहता है नहीं देखिए ऐसा नहीं ऐसा है कि योगी वो होता है जो योग का प्रैक्टिस करता है। हाँ। योग का प्रैक्टिस क्या है? वैराग्य और ध्यान का अभ्यास। ये प्राइमरीली योग का प्रैक्टिस है, वैराग्य और ध्यान का अभ्यास। अब वैराग्य और ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको अष्टांग योग करना चाहिए। अष्टांग योग में 2 हिस्से हैं, एक बाहरी अंग है, एक अंतर अंग है। बाहरी अंग या बाहर का अंग जो है वो 5 है और अंदर का जो अंग है वो 3 है। तो जब आप बाहर के 5 अंग करते हैं तब आप अंदर के 3 अंग करने के लिए रेडी होते हैं, आप क्वालिफाई होते हैं। तो अंदर के 3 अंग क्या है? कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और टोटल अब्जॉर्प्शन। कंसंट्रेशन मतलब धारणा, मेडिटेशन मतलब ध्यान, टोटल अब्जॉर्प्शन मतलब समाधि। तो आजकल क्या होता है ना, लोग सीधा मेडिटेशन पे बैठ जाते हैं। वो मेडिटेशन नहीं है, उसमें आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं एक्चुअली, और वो भी कंसंट्रेशन करने के लिए आप ट्रेन नहीं है, आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है। अब मान लीजिए कोई कार चलाता है विदाउट लाइसेंस, विदाउट लर्निंग, क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इस तरह के जितने लोग होते हैं मोस्टली उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, काउंसलिंग इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो वो इसलिए नहीं है कि उनको स्ट्रेस है, वो इसलिए है कि एक वो साइंस जिसके लिए वो ट्रेन नहीं है उसकी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो गुड फेथ में ले रहे हैं कि जो सिखा रहा है वो सही सिखा रहा है, लेकिन सिखाने वाला खुद भी गलत सिखा रहा है, क्योंकि ये सिंपल चीज नहीं है। माइंड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है और माइंड के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। माइंड रिबेल कर सकता है, माइंड क्रेजी हो सकता है, माइंड हेलुसिनेशंस में जा सकता है, माइंड में आपको फिट्स आ सकते हैं, आपके ब्रेन में मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो ये इजी नहीं है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर इग्नोरेंस है। जो लोग इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, जो थाउजेंड्स में सिखाते हैं, जो यूट्यूब पे चैनल्स चलाते हैं, जो यूट्यूब पे प्रोग्राम्स करते हैं, वो लोग सिखाते नहीं है, बताते नहीं है कि सच्चाई क्या है। तो
योगी वो है जो योग की प्रैक्टिस कर रहा है, और योग की प्रैक्टिस जो प्रिस्क्राइब मेथड है उसके हिसाब से कर रहा है। तो एक प्रिस्क्राइब मेथड है पतंजलि का, एक प्रिस्क्राइब मेथड है नाथ योगियों का, जिसको वो लोग ये बोलते हैं, मैं भी नाम भूल रहा हूं, हठ योग। और हठ योग विल पावर पे चलता है, और पतंजलि योग कंसंट्रेशन पे चलता है, और डिटैचमेंट पे चलता है, और अष्टांग के प्रिंसिपल्स पे चलता है। हठ योग में प्राइमरीली कुंडलिनी योग आता है, और कुंडलिनी योग डेंजरस है। वो बिना गुरु के फिजिकल प्रेजेंस के अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। लोग यूट्यूब में करते हैं, क्लासेस पे जाते हैं, दुनिया भर के हीलिंग क्लासेस में वो लोग चक्र हीलिंग कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस है। इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकते हैं। आपके बॉडी की मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी में जर्किंग हो सकती है, नर्वस टेंशन आ सकता है, हाथों में ये कंपन आ सकता है, ट्रेमलिंग आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होता है। किसी को हेडेक्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां आ सकती हैं जो कि ट्रैक ही नहीं हो कि क्यों आ रही हैं। सर आपके वो क्वेश्चन जो का जवाब मिला आपको योगी वाले का? हाँ मिला, लेकिन ये समझ में नहीं आता, वो जो जोगी बन जाता है उसका बाद उसका डेथ होता तो है, जोगी बनने के हाँ, डेथ बाद होता में है ना, डेथ। तो डेथ हाँ, और डेथ होता है। के बीच में क्या है? डेथ और जोगी के जिसके बीच बीच में, में क्या है, वो कैसे चलते हैं? नहीं मैं समझा नहीं, डेथ और योगी के बीच में क्या है मतलब? मतलब মানে বলতে পারছি না, মানে যদি একজন যোগী হয়ে গেল অলরেডি, সে তো हम्म, বেঁচে আছে, हम्म। এজ এ যোগী সে বেঁচে আছে, কিন্তু তারও তো একদিন মৃত্যু হবে, মৃত্যু আরে হোগা না? বাবা, ওর, হ্যাঁ আমি বলছি, ওর বডি যেটা আছে, বডির হ্যাঁ মৃত্যু হবে, ওর মৃত্যু কি হ্যাঁ, করে হবে? আচ্ছা আচ্ছা, ওর মৃত্যু হবে না যেহেতু ও পুরুষ হয়ে গেছে, তাই তো? हाँ, ও পুরুষ হয়ে গেছে। हाँ। এবার আমরা যদি কোনো যোগীর কাছে যে কোনো কোশ্চেন করি, তাহলে সে তো উত্তর দেবে, हाँ। সব উত্তর দিতে পারবে, সব উত্তর কেন দিতে পারবে। কেন 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 উত্তর দেবে আপনাকে? ওটা তো ওর মর্জি, উত্তর দেয় কি দেয় না। ও, মানে দিতেও পারে নাও দিতে পারে, তাই তো? हाँ, वो कोई आंसरिंग मशीन थोड़ी ना है कि আপনি প্রশ্ন করবেন ও উত্তর দেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি, সমাজ গিয়া। দেখুন, যখন আপনি ভাববেন কি আপনি মাইন্ড আছেন, ইগো, या বলুন ইন্টেলেক্ট, या কনসিয়াস মাইন্ড, या সাবকনসিয়াস মাইন্ড, তো ওটা থাকবে। বডি চলে যাবে, ওটা থাকবে, হুম ওটা মাইগ্রেট হয়ে করে নেক্সট বডি নেবে। पर যখন আপনি পুরুষ হয়ে গেছেন, তো তার মানে আপনি মাইন্ড ছেড়ে এসেছেন। হুম যে মাইন্ড ছেড়ে এসেছেন, তো আপনার ওর এক্সিস্টেন্সটা কোথায়? ও ক্রিয়েশন শেষ হয়ে গেছে, ও প্রকৃতি শেষ। ও প্রকৃতি কোথায় গেল? ও প্রকৃতির মধ্যে যে যে কম্পোনেন্ট ছিল, ওটা মূল প্রকৃতির মধ্যে ঢুকে গেছে, है ना? যারা ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, ওটা কোথায় যাবে? इट हैज टू गो बैक टू द सोर्स। मेरा शरीर अगर मर जाएगा तो क्या करेंगे? जलाएंगे, वापस कहाँ जाएगा? धरती में जाएगा। तो सिमिलरली जो भी क्रिएशन है, वो खत्म होने पे सोर्स में जाएगी, वो मूल प्रकृति में एंट्री लेगी। तो उसका मतलब वो 23 तत्व वापस जाएंगे मूल प्रकृति। नहीं तो मूल प्रकृति तो डेफिशिएंट होने लगेगी। तो जो पैदा करती है, वो जैसे मैंने बोला, पहले बोला, क्रिएट होता है, मेंटेन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उसके बाद लौट के आता है।
तो अभी किसी का डिस्ट्रक्शन 1 लाइफ में हो सकता है, किसी का 10 लाइफ में हो सकता है, किसी का 1000 लाइफ में हो सकता है, लेकिन जाना सबको वापस है। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जाएगा। अभी मान लीजिए कि मेरे पास एक फाउंटेन है, ओके, पानी का फाउंटेन है, हाँ और मैंने उसको ऑन किया, तो पानी तो नीचे से ऊपर जाएगा। कितना देर ऊपर रहेगा? आधा मिनट, 1 सही मिनट, बात 2 है सर, मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 4 दिन, नीचे तो आएगा। नीचे जहां आएगा। से गया वहीं आएगा। उसी प्रकार मूल प्रकृति वो फाउंटेन है, पुरुष के आने से वो चालू हो जाती है। और जब ऊपर का काम हो जाता है, पुरुष को और इंटरेस्ट नहीं है देखने में, तो फाउंटेन बंद हो जाता है, तो पानी नीचे आ जाता है। वो 23 तत्व आके मिल जाते हैं 24 तत्व में। वो एक हो जाता है मूल प्रकृति, एक हो जाता है पुरुष। खेला खत्म है अभी। समझ में आया? तो क्रिएशन एक गेम है, टेम्पररी हाँ सर, गेम है, क्लियरली और सुपर क्लियरली मुझे, फाइन एनर्जी पार्टिकल से बना। हाँ सर मुझे क्लियरली अभी समझ आया। थैंक हाँ, यू। बधाई हो। हाँ, तो क्रिएशन एक गेम है जिसमें सुपर फाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरली सुपर फाइन क्वांटम एनर्जी के पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, और जैसे वो ऊपर जाते हैं वो एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट होते हैं मतलब ऐड होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ये सूत्रों में आएगा, कारिका में, कि जो प्रकृति है वो एग्रीगेट है, टोटल है, समेशन है, अंदर से जो आ रहा है उसका। तो धरती जो है वो एक सॉलिड एग्रीगेशन है। लेकिन धरती के अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो छोटे हैं, वो मिल मिल के धरती बनी है। अब वो एटम कहां से बना? वो और फंडामेंटल पार्टिकल से बने। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल कहां से आ रहे हैं? वो क्वांटम पार्टिकल्स कहां से आ रहे हैं? वो मूल प्रकृति से आ रहे हैं। तो मूल प्रकृति इनफाइनाइट है, और उसमें जो भी पार्टिकल है अति छोटे हैं। लेकिन जब वो ऊपर आती है तो स्पेस कम होने लगता है, बुद्धि छोटी है, अहंकार और छोटा है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, सॉलिडिफाई होने लगता है, कॉन्सेंट्रेट होके बोलिए कि डेंस मटेरियल बनने लगता है। तो वो डेंस मटेरियल आप कोई भी लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, आपको सब छोटा 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 दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? आप आकाश में ऊपर देखिए, आपको बहुत जगह काला काला दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, लेकिन वो ब्लैंक नहीं है, उसमें भी अंदर कहीं तारे हैं, आपको नहीं दिख रहे। अगर आप में एबिलिटी होती देखने की तो आपको पूरा का पूरा लाइटेड दिखता। तो इनफाइनाइटनेस है मूल प्रकृति में, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी के बाहर है। हमको किसी ने वो नॉलेज नहीं दिया है। हमको नॉलेज देंगे तब तो समझेंगे। मेरे को किसी ने हिंदी सिखाई है तभी मैं हिंदी बोल पा रहा हूं ना। मेरे को फारसी बोलना नहीं आती है, मेरे को लैटिन बोलना नहीं आता है, मेरे को फ्रेंच बोलना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? किसी ने सिखाया नहीं, ना मैंने सीखा। तो सांख्य आपको किसी ने सिखाया नहीं, अभी आप सीख रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा, इतना खुल जाएगा कि आपको क्रिएशन का स्टार्टिंग, क्रिएशन का एंड समझ में आएगा। इतना खुल जाएगा कि आपको सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल दिखेंगे, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी दिखेगा। मतलब स्केल का कोई लिमिट ही नहीं होगा। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आपको मूल प्रकृति का चढ़ेगा नशा, आपको दिखेगा, आपको मालूम पड़ेगा जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पे वो मूल प्रकृति है। आपको छोटे छोटे पार्टिकल एनर्जी के दिखाई देंगे। लेकिन क्या है कि आपको मालूम नहीं है, आप अंधे हैं, इसलिए आपको दिखता नहीं है, किसी ने बताया नहीं, ना आपकी इंद्रियों को डेवलप किया गया। ये सुनते सुनते डेवलप होगा। इसलिए सांख्य में वो बोलते हैं कि बुद्धि के 50 लेवल है, जिसमें 5 लेवल शुरू के जो मैंने इनको बताए, अविद्या, और क्या बोलते हैं, अतः, राग द्वेष और अभिनिवेश, मतलब फियर, लाइक डिसलाइक, ईगो और इग्नोरेंस। उसके बाद सेकंड लेवल पे सेंसेस है। हमारे अंदर 28 तरह की डिसेबिलिटी है।
वो 11 डिसेबिलिटी सेंसेस की है, इंद्रियों की है। अभी आज साइंस को मॉलिक्यूल या एटम क्यों दिख रहा है? क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेंसिटिविटी बढ़ा के वो देख रहे हैं। आज उनको 100 लाइट ईयर दूर गैलेक्सी क्यों दिख रही है? क्योंकि उनके टेलीस्कोप में वो सेंसिटिविटी बढ़ाई हुई है, वो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, उससे वो देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। आपकी जितनी क्षमता है उतना आपको दिखाएंगे। आप समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ इस पूरे क्रिएशन में मटेरियल की कमी नहीं है। ये मूल प्रकृति इनफाइनाइट है। हमारे लिए वो सुपर फाइन है, लेकिन अगर मेरे पास में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो मेरे लिए वो सुपर फाइन नहीं है। मेरे को उसमें क्वांटम पार्टिकल्स दिखते हैं, क्वांटम फील्ड्स दिखते हैं। आज मेरे को उतना ही दिखता है क्योंकि उतनी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स की कैपेसिटी है। 50 साल बाद मेरे को पता नहीं क्या क्या दिखेगा। तो वो एंडलेस है। प्रकृति की जो जड़ है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंडलेस है। वो आपको कुछ भी बना के दे सकती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ना कि आपको क्या बनाना है। कैसे मालूम पड़ेगा? जब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में पॉसिबिलिटी है कि आप 500 साल के बाद मर सकती हैं, और फिर आप उस हिसाब से साधना करेंगी तो 500 साल के बाद मरेंगे। आज आपके मन में प्रोग्राम्ड है कि मैं तो 60 70 80 में चले जाऊंगी, वही होगा। तो तो आपने कैसे प्रोग्राम किया है? मैं सोचा मेरे को किसी ने नहीं बोला। मैं सोच मैंने डिजायर करता है क्या मैं 100 साल तक जीऊंगा, 80 साल तक मैं काम करूंगा, और 90 से 100 साल तक भी काम करूंगा, घर बैठे, वो बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा डिजायर है। ये क्या ये साधना करके ये पा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए 100 ईयर्स, 110 ईयर्स, 130 ईयर्स जीने के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है आपके पास? अगर आपके पास मूल प्रकृति और पुरुष का कनेक्शन है तो वो एनर्जी का पाइपलाइन है आपके पास। आप जितना ड्रॉ करेंगे उतना आएगा। लेकिन आपका ऊपर का कनेक्शन कटा हुआ है, और आपको लगता है कि मैं ही हूं। आपने कहा कि मैंने सोचा है कि मैं 80 साल तक ये करूंगी, मैंने सोचा है कि 90 तक ये करूंगी, मैंने सोचा है 100 तक ये करूंगी। तो आपका कनेक्शन नहीं है, ये मैं का कनेक्शन है। मैंने चल रहा है। ये ईगो है। ईगो। क्योंकि ये ईगो है, आपका वो ऊपर का कनेक्शन नहीं है। होगा भी तो हल्का फुल्का होगा। तो जब आप कनेक्शन प्रॉपर कर लेती है और मोटा पाइपलाइन बिछा लेती है और उसमें पंप भी लगा लेती है स्पीड से लाने के लिए, आप पूरी दुनिया बदल सकती हैं। क्योंकि बाहर जो भी हो रहा है वो कहां से आ रहा है? वो तो अंदर से आ रहा है, मूल प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत। तो बाहर का पंचमहाभूत तो आप बना रहे हैं। अगर आपके पास अंदर सप्लाई छोटा है, स्ट्रॉ से आ रहा है, तो आपकी दुनिया बाहर छोटी बनेगी। और अंदर आपने 100 मीटर का चौड़ा पाइपलाइन लगा लिया है, उसमें भी पंप लगा दिए 100, तो आप तो नई धरती बना सकते हैं। तो ह्यूमन एबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी थिंकिंग लिमिटेड है। इसलिए हम अनलिमिटेड एनर्जी को लिमिटेड बॉडी में खींच नहीं सकते। अगर हमारी थिंकिंग अनलिमिटेड हो जाएगी तो हमारा ये जो कंटेनर है जिसमें एनर्जी आ रही है, वो होल्ड करेगी एनर्जी। लेकिन हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये होल्ड कैसे होगा? ये अभ्यास से होल्ड होगा, ये वैराग्य से होल्ड होगा, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स फॉलो करने से होगा, ये कोई भी दर्शन शास्त्र को फुल्ली एब्जॉर्ब करके अप्लाई करने से होगा। कोई भी दर्शन शास्त्र। क्योंकि वो दर्शन क्या चीज का कराता है? आपके इनफाइनाइटनेस का कराता है। और जब आप अपने इनफाइनाइटनेस को देख रही हैं तो वो कहां जा रहा है? आपके अंदर आ रहा है। वो थोड़ा आपके पड़ोसी के जेब में जा रहा है, आपके अंदर आ रहा है। तो अगर आप अपने इनफाइनाइटनेस को ही नहीं देख पा रही है तो आपका तो लाइफ लिमिटेड हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आपकी क्षमता क्या है? समझ में आ रहा है अभी आपको? हाँ 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 सर।
चलिए ठीक है। और किसी का क्वेश्चन या तो फिर क्लोज करें? तो क्लोज करें? हाँ सर। चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू।